बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। 5वीं जमात के लिए ज़बानदानी में स्कॉलरशिप इम्तिहान की तैयारी के इस सेशन में आपका इस्तकबाल है। आज के सेशन में हमारा मौजू है जुज़ नंबर 1 तफ़हीम का ज़ैली जुज़ नज़्म। नज़्म और उस पर मबनी सवालात। इम्तिहान के पर्चे में एक नज़्म पर दिए हुए सवालों के जवाबात देने होते हैं। ज़बानदानी के सवाल में एक छोटी सी नज़्म या बड़ी नज़्म का एक हिस्सा दिया जाता है। उसके नीचे 3 सवालात होते हैं। हर सवाल के नीचे चंद मुतबादिल जवाबात दिए होते हैं। उनमें से सही जवाब का इंतखाब करके जवाबी पर्चे में दर्ज करना होता है। हर सवाल के सही जवाब लिखने पर 2 नंबर मिलते हैं। इस किस्म के सवाल की तैयारी के लिए आपको अपनी और दिगर जमातों की दरसी कुतुब और रिसालों में दी हुई नज़्मों का मुताला करना चाहिए। नज़्मों की ज़बान समझने की मश्क करना चाहिए। पिछले सेशंस में हमने जुज़ नंबर 1 के ज़ैली जुज़ इबारत और इबारत पर मबनी सवालात के जवाबात देने की मश्क की और आपने देखा कि सवालात के जवाबात इबारत में मौजूद होते हैं। इबारत को बगौर पढ़कर समझकर सवालात के जवाबात देने होते हैं। इबारत को समझना कदरे आसान है। नज़्म को समझना और उस पर मबनी सवालात के जवाबात देने के लिए आपको मश्क की ज़रूरत है। नज़्मों की ज़बान समझने की मश्क। चंद हिदायत पर अमल करके आप पर्चे में इस हिस्से पर मबनी सवालात के जवाबात बआसानी दे सकेंगे। आइए देखते हैं वो हिदायत कौन सी हैं जिन पर अमल करना ज़रूरी है। सबसे पहले नज़्म को बगौर पढ़ें। नज़्म को आपको ध्यान से पढ़ना है। नज़्म के मौजू और मतलब को अच्छी तरह समझ लें कि शायर नज़्म में क्या कहना चाहता है, नज़्म का मौजू क्या है। तो नज़्म को बगौर पढ़ें, नज़्म के मौजू और मतलब को अच्छी तरह समझ लें। नज़्म में आए हुए अल्फाज पर बारीक बीनी से तवज्जो दें। हर सवाल के मुतबादिल जवाब को परख लें। आप देख लें, चेक कर लें कि कौन सा जवाब सही है। कभी ऐसा महसूस होता है कि 2 जवाबात दुरुस्त हैं मगर एक जवाब
सही जवाब के ज़्यादा करीब होता है। लिहाजा जवाब का इंतखाब सोच समझ कर करें। हर सवाल के मुतबादिल जवाब को परख लें। जवाब लिखते हुए अगर तरद्दुद हो तो नज़्म के मुताल्लिक़ा हिस्से को दोबारा पढ़ें। जवाब लिखते वक्त अगर आपको शुबा हो कि ये जवाब दुरुस्त है या नहीं तो नज़्म का वो हिस्सा जिसमें सवाल का जवाब मौजूद है उस हिस्से को दोबारा पढ़ें। अगर मुतबादिल जवाबात में से पहला ही जवाब सही मालूम होता हो तो उसे लिखने में जल्दी ना करें। तो जल्दबाजी से आपको काम नहीं लेना, आपको सवाल गौर से पढ़ना है, मुतबादिल जवाबात को परखना है। अगर तरद्दुद हो तो नज़्म के मुताल्लिक़ा हिस्से को दोबारा पढ़ना है। आपको ये महसूस हो कि भाई ये पहला ही जवाब दुरुस्त है, सही मालूम होता है, मगर उसे जवाबी पर्चे में दर्ज करने में जल्दी ना करें। तमाम मुतबादिलात पर गौर करें और सही मुतबादिल नंबर वाले दायरे को रंग दीजिए। तो जवाब दर्ज करने में जल्दबाजी से काम नहीं लेना है। तमाम मुतबादिलात पर आपको गौर करना है और सही मुतबादिल नंबर वाले दायरे को रंग देना है। नज़्म पर कम से कम 3 सवालात पूछे जाते हैं। हिदायत आपकी समझ में आ गई होंगी। हमें यकीन है आप इन पर ज़रूर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह नज़्म और उस पर मबनी सवालात के जवाब देना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। नज़्म नंबर 1 और उस पर मबनी सवालात। सबसे पहले हम फरवरी सन 2020 में मुनक़िद हुए प्री अपर प्राइमरी स्कॉलरशिप इम्तिहान के पर्चे में शामिल नज़्म का मुताला करेंगे। ये है फरवरी सन 2020 में मुनक़िद हुए ज़बानदानी के स्कॉलरशिप इम्तिहान का पर्चा। यहाँ आप देख सकते हैं एक नज़्म दी हुई है और उसके नीचे नज़्म पर मुश्तमिल 3 सवालात हैं। इस नज़्म का हम बगौर मुताला करेंगे, सवालात को ध्यान से पढ़ेंगे और सही जवाबात देने की कोशिश करेंगे। नज़्म से ऊपर हिदायत लिखी हुई है। सवाल नंबर 4 ता 6 ज़ैल की नज़्म को गौर से पढ़िए और पूछे गए सवालात के सही जवाब पहचानिए। नज़्म कुछ इस तरह है। वक्त पर जो नहीं करेगा काम, कब मिलेगा उसे कहीं आराम। काम में है जो वक्त का पाबंद, होगा मशहूर बस उसी का नाम। लौट कर वक्त आ नहीं सकता, आज ही कर लो आज का हर काम। वक्त की कद्र जो नहीं करता, अपने मकसद में होगा वो नाकाम। जब किसी काम का करो आगाज, सोच लो उसका होगा क्या अंजाम। लिखते पढ़ते में जो करे गफलत, खून रोएगा फिर वो सुबह शाम। इत्तेफाक, इत्तेहाद, मेलो मिलाप, इससे कायम है दो जहां का निजाम। इस नसीहत पे जो करेगा अमल, उसको शबनम मिलेगा लुत्फ़े दवाम।
नज़्म का मौजू है वक्त। नज़्म में वक्त की अहमियत को उजागर किया गया है। वक्त का ख़जाना वो बेमिसाल कीमती ख़जाना है कि अगर एक मर्तबा हाथ से जाता रहे तो दुनिया भर की दौलत भी उसे वापस नहीं ला सकती। वैसे तो नज़्म बहुत आसान है, मगर इसमें चंद अल्फाज ऐसे हैं जिनके मानी की यहाँ हम वजाहत कर देते हैं। इनमें एक लफ्ज़ है गफलत। गफलत यानी लापरवाही, भूल चूक, गलती। नज़्म में लापरवाही के मानों में इस्तेमाल हुआ है। खून रोना, मुहावरा दरअसल है खून के आंसू रोना, या खून के आंसू रुलाना भी होता है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ। खून रोना, बहुत ज़्यादा तकलीफ होना। लुत्फ़े दवाम, लुत्फ़ का मतलब है मेहरबानी, लज्जत, मज़ा। दवाम यानी मुस्तकिल, हमेशा, पायदार। लुत्फ़े दवाम यानी हमेशा का मज़ा, मुस्तकिल मज़ा। अब नज़्म समझना आपके लिए और आसान हो जाएगा। हम बता चुके हैं नज़्म में वक्त की अहमियत को ज़ाहिर किया गया है और वक्त का पाबंद रहने की तलकीन की गई है, नसीहत की गई है। बड़े बड़े दानिश्वरों ने हमें वक्त की कदर का पैगाम दिया है। नज़्म में भी शायर कहते हैं कि हमें वक्त की कदर करनी चाहिए। इस कदर का सबसे बड़ा तकाजा ये है कि हम अपने हर काम में वक्त के पाबंद रहें। अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में बाकायदगी से काम लें। बेकार रहने या बेफ़ायदा काम करने में एक लम्हा भी ज़ाये ना होने दें, क्योंकि एक बार जो वक्त गुज़र गया वो लौट कर नहीं आता। अगर वक्त की पाबंदी का हमने लिहाज रखा तो काम बन जाएंगे, वरना एक एक करके सब बिगड़ जाएंगे। वक्त पर काम का आगाज करना और उस काम का अंजाम क्या होगा, इसे भी हमें सोचना है। इसका मतलब ऐसे काम करने हैं जो फायदेमंद हों, जिससे लोगों को नफ़ा पहुंचे, नुकसान ना पहुंचे। काम के अंजाम पर भी हमारी नज़र होनी चाहिए। हमें चाहिए कि हम अपने वक्त को मुनासिब कामों में सर्फ करें और ज़ाये ना होने दें। हमें दूसरों के वक्त का भी ख्याल करना है। दूसरों का वक्त भी कीमती समझें और ज़ाये ना करें। इसके अलावा आखिर में शायर कहते हैं, इत्तेफाक, इत्तेहाद, मेल मिलाप से ही दोनों जहानों का निज़ाम कायम है। इत्तेफाक और इत्तेहाद की, मेल मिलाप की अहमियत को यहाँ वाज़ेह किया गया है। और आखिरी शेर में शायर कहते हैं कि इस नसीहत पर अगर आप अमल करेंगे, कौन सी नसीहत? वक्त की कदर करना, वक्त पर काम करना और ऐसे काम करना जिससे फ़ायदा पहुँचे, सबको, लोगों को फ़ायदा पहुँचे, अंजाम पर नज़र रखना और इत्तेहाद और मेल मिलाप से रहना। इस नसीहत पर जो अमल करेगा उसे लुत्फ़े दवाम हासिल होगा। लुत्फ़े दवाम का मतलब अभी हमने आपको बताया, मुस्तकिल लज्जत, मुस्तकिल मज़ा, ऐसी खुशी, ऐसा लुत्फ़ जो हमेशा कायम रहे, मुस्तकिल रहे। तो वक्त की बड़ी अहमियत है। गया वक्त फिर लौटकर नहीं आता। नज़्म आप समझ गए होंगे और अब हम
नज्म पर मुश्तमिल सवालात के जवाबात देने की कोशिश करते हैं। नंबर 4, कौन लौटकर दोबारा नहीं आता? मुतबादिल हैं। नंबर 1 काम, नंबर 2 आराम, नंबर 3 सुबह शाम, या नंबर 4 वक्त। जवाब बहुत आसान है, मगर हमें जल्दबाजी से काम नहीं लेना। नज्म पर एक नजर डालते हैं। तीसरे शेर में इस सवाल का जवाब है, लौट कर वक्त आ नहीं सकता। तो कौन लौट कर नहीं आता? वक्त। इस सवाल का सही जवाब है मुतबादिल नंबर 4 वक्त। अब हम क्या करेंगे? जवाबी पर्चे में 4 नंबर के दायरे पर साया करेंगे नीले या काले रंग की स्याही से। सवाल नंबर 5 है, किसी काम को शुरू करने से पहले क्या सोचना चाहिए? मुतबादिल हैं। नंबर 1 उसका अंजाम क्या होगा, नंबर 2 उसकी नौयत क्या होगी, नंबर 3 उसका फायदा कितना होगा, और नंबर 4 उसे कितना वक्त दरकार होगा। तो किसी काम को शुरू करने से पहले क्या सोचना चाहिए? नज़्म में बयान किया गया है, जब किसी काम का करो आगाज, सोच लो उसका होगा क्या अंजाम। तो हमें अंजाम के मुतालिक सोचना चाहिए। किसी काम को शुरू करने से पहले क्या सोचना चाहिए? मुतबादिल नंबर 1 उसका अंजाम क्या होगा। तो सही जवाब नंबर 1 पर है, लिहाजा जवाबी पर्चे में हम 1 नंबर के दायरे पर शेडिंग करेंगे, साया करेंगे। किस रंग के कलम से? नीले या काले रंग की स्याही से। छठा सवाल है, किस शख्स का नाम मशहूर होगा? मुतबादिल हैं, अच्छा काम करने वाले शख्स का, आराम से काम मुकम्मल करने वाले शख्स का, नंबर 3 वक्त पर काम मुकम्मल करने वाले शख्स का, या नंबर 4 सुबह शाम काम करने वाले शख्स का। नज्म के दूसरे शेर में बयान किया गया है, काम में है जो वक्त का पाबंद, होगा मशहूर बस उसी का नाम। तो कौन मशहूर होगा? जो वक्त की पाबंदी करेगा। किस शख्स का नाम मशहूर होगा? मुतबादिल नंबर 3 वक्त पर काम मुकम्मल करने वाले शख्स का नाम मशहूर होगा। जवाबी पर्चे में हम 3 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। नज्म नंबर 2 और उस पर मबनी सवालात। नज्म नंबर 2 दरअसल फरवरी 2019 में मुनक्किद हुए स्कॉलरशिप इम्तिहान के पर्चे में शामिल नज्म है। ये है सवाली पर्चा जिसमें नज्म को शामिल किया गया है और नज्म पर मबनी 3 सवालात। तो आइए नज्म का मुताला करते हैं।
पसीना बहाकर जमीन तोड़ता है, उसे साफ करता डले फोड़ता है। जो सूखा पड़े तो कुआं जोड़ता है, किसी काम से मुंह नहीं मोड़ता है। वो दिन रात है खेत में अपने हाजिर, वो जीता है गोया के खेती की खातिर। मवेशी से है रूह तक शाद उसकी, कि खेती में करते हैं इमदाद उसकी। पली जो है नाजों से औलाद उसकी, ये रखेगी खेती को आबाद उसकी। ना होगा वो दुनिया में पर खेत उसका, हजारों बरस लहलहाता रहेगा। कितनी खूबसूरत नज्म है। और आप समझ गए होंगे इसमें किसका जिक्र किया गया है। खेतों में कौन काम करता है? किसान। तो इस नज्म में किसान की मेहनत को बयान किया गया है। एक बात पर आपने गौर किया होगा कि नज्म में लफ्ज किसान कहीं भी इस्तेमाल नहीं हुआ, मगर ये नज्म दरअसल किसान और उसकी मेहनत को जाहिर करती है। पसीना बहाकर जमीन तोड़ता है, उसे साफ करता डले फोड़ता है। आप जानते हैं कि किसान खेतों में कितनी मेहनत करते हैं। हल चलाना, बीज बोना, पानी पहुंचाना, खेतों की हिफाजत करना, और किसान की इतनी मेहनत के बाद फिर खेत लहलहाते हैं। जो सूखा पड़े तो कुआं जोड़ता है। अगर कहीं सूखा पड़ जाए, कहत पड़ जाए, पानी की कमी हो जाए, तो अपने खेतों तक पानी पहुंचाने की तगदो करता है। कुआं जोड़ना, कुएं में पानी होता है तो किसी भी तरीके से वो पानी हासिल करने की कोशिश करता है, ताकि सूखा पड़ने के बावजूद उसका असर उसके खेतों पर ना हो, उसकी फसल पर ना हो। किसी काम से मुंह नहीं मोड़ता है। वो दिन रात है खेत में अपने हाजिर, वो जीता है गोया के खेती की खातिर। ऐसा लगता है जैसे बस वो अपनी खेती की खातिर ही जी रहा है। मवेशी से है रूह तक शाद उसकी। शाद यानी खुश। मवेशियों से तो उसकी रूह भी खुश है। क्यों? क्योंकि खेती में करते हैं इमदाद उसकी। मवेशी मदद करते हैं किसान की, तो क्यों ना उसकी रूह तक शाद हो अपने मवेशियों को देखकर। पली जो है नाजों से औलाद उसकी, ये रखेगी खेती को आबाद उसकी। अपनी औलाद को बड़े नाजों से पाला है किसान ने, और किसान के बाद आगे चलकर उसकी औलाद जो है वो खेती को आबाद रखेगी। यानी किसान के बाद खेतों में काम उसकी औलाद करेगी, उसकी खेती को आबाद रखेगी। ना होगा वो दुनिया में पर खेत उसका, हजारों बरस लहलहाता रहेगा। और जब किसान नहीं होगा दुनिया में, मगर उसका खेत तो हजारों बरस लहलहाता रहेगा, क्योंकि उसकी औलाद और आगे आने वाली नस्लें जो हैं वो उसकी खेती को आबाद रखेंगी। बहुत ही खूबसूरत नज्म, किसान की मेहनत को बड़ी सादगी के साथ बयान किया गया है। और अब सवालात देखते हैं। सवाल नंबर 4 ता 6, यानी सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6 इस नज्म पर मुश्तमिल सवालात हैं। खेत की जमीन किसान किस तरह तोड़ता है? मुतबादिल है। नंबर 1 खून बहाकर, नंबर 2 पानी बहाकर, नंबर 3 पसीना बहाकर, या नंबर 4 लहू बहाकर।
नज़्म में शायर ने पहले ही मिसरे में बयान किया है, पसीना बहाकर जमीन तोड़ता है, उसे साफ करता डले फोड़ता है। तो सही जवाब है पसीना बहाकर। खेत की जमीन किसान किस तरह तोड़ता है? मुतबादिल नंबर 3, पसीना बहाकर। तो हम जवाबी पर्चे में 3 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। और आपको पता है किस रंग के कलम से? नीले या काले रंग के कलम से, पेंसिल से बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ सही जवाब मुतबादिल नंबर 3, पसीना बहाकर। खेत की जमीन किसान पसीना बहाकर तोड़ता है। सवाल नंबर 5 है, खेती में किसान की मदद कौन करता है? मुतबादिल हैं नंबर 1 औलाद, नंबर 2 मवेशी, नंबर 3 रिश्तेदार, नंबर 4 पड़ोसी। तो अब आपको यहाँ जल्दबाजी से काम नहीं लेना। हम देखेंगे नज़्म में किसका बयान है, कौन किसान की मदद करता है। हम पढ़ चुके हैं। शेर नंबर 4 में आप देख सकते हैं, मवेशी से है रूह तक शाद उसकी, के खेती में करते हैं इमदाद उसकी। इमदाद मदद की जमा है। तो कौन मदद करता है किसान की खेती के कामों में? उसके मवेशी। खेती में किसान की मदद कौन करता है? हमने जवाब को परख लिया। सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 पर है, मवेशी। लिहाजा हम जवाबी पर्चे में 2 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। सवाल नंबर 6 है, किसान की खेती को कौन आबाद रखेगा? मुतबादिल हैं नंबर 1 बीवी, नंबर 2 मौसम, नंबर 3 पानी या नंबर 4 औलाद। नज़्म में हम पढ़ चुके हैं, पली जो है नाजों से औलाद उसकी, ये रखेगी खेती को आबाद उसकी। तो किसान की खेती को कौन आबाद रखेगा? नाजों से पली किसान की औलाद। यहां सही जवाब है औलाद। तो सवाल नंबर 6, किसान की खेती को कौन आबाद रखेगा? मुतबादिल नंबर 4 पर इसका सही जवाब है औलाद। किसान की खेती को औलाद आबाद रखेगी। तो हम 4 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। आज के सेशन में हमने स्कॉलरशिप के गुज़िश्ता इम्तिहानी पर्चों में शामिल सवालात की मदद से नज़्म और उस पर मबनी सवालात के जवाबात देने की कोशिश की। तफ़हीम यानी पढ़कर ख़याल और तसव्वुर को समझना, इसकी मश्क के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी और दिगर जमातों की दरसी कुतुब और रिसालों में दी हुई नज़मों का मुताला करें। नज़मों की ज़बान समझने की मश्क करना ज़रूरी है। नज़्म और उस पर मबनी सवालात के जवाबात देने के लिए आपको चंद हिदायतों पर अमल करना ज़रूरी है, जिनका ज़िक्र हम कर चुके हैं। आइए उन हिदायत का इआदा कर लेते हैं। सबसे पहले नज़्म को बगौर पढ़ें। नज़्म के मौजू और मतलब को अच्छी तरह समझ लें।
نظم میں آئے ہوئے الفاظ پر باریک بینی سے توجہ دیں۔ ہر سوال کے متبادل جواب کو پرکھ لیں۔ آپ دیکھ لیں، چیک کر لیں کہ کون سا جواب صحیح ہے۔ کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ 2 جوابات درست ہیں مگر ایک جواب صحیح جواب کے زیادہ قریب ہوتا ہے، لہذا جواب کا انتخاب سوچ سمجھ کر کریں۔ ہر سوال کے متبادل جواب کو پرکھ لیں۔ جواب لکھتے ہوئے اگر تردد ہو تو نظم کے متعلقہ حصے کو دوبارہ پڑھیں۔ جواب لکھتے وقت اگر آپ کو شبہ ہو کہ یہ جواب درست ہے یا نہیں تو نظم کا وہ حصہ جس میں سوال کا جواب موجود ہے اس حصے کو دوبارہ پڑھیں۔ اگر متبادل جوابات میں سے پہلا ہی جواب صحیح معلوم ہوتا ہو تو اسے لکھنے میں جلدی نہ کریں۔ تو جلد بازی سے آپ کو کام نہیں لینا، آپ کو سوال غور سے پڑھنا ہے، متبادل جوابات کو پرکھنا ہے۔ اگر تردد ہو تو نظم کے متعلقہ حصے کو دوبارہ پڑھنا ہے۔ آپ کو یہ محسوس ہو کہ بھئی یہ پہلا ہی جواب درست ہے، صحیح معلوم ہوتا ہے، مگر اسے جوابی پرچے میں درج کرنے میں جلدی نہ کریں۔ تمام متبادلات پر غور کریں اور صحیح متبادل نمبر والے دائرے کو رنگ دیجئے۔ تو جواب درج کرنے میں جلد بازی سے کام نہیں لینا ہے۔ تمام متبادلات پر آپ کو غور کرنا ہے اور صحیح متبادل نمبر والے دائرے کو رنگ دینا ہے۔ نظم پر کم از کم 3 سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔